नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्प्रिंट आईक्यू में। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस से हर बार एक नए क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही हैं। सबसे पहले हम लोग सारे इंटरनेशनल समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्रिक समिट को लेकर के। तो 17th ब्रिक समिट। अब ये 17th ब्रिक समिट की बात करें तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। थीम क्या था? तो थीम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। इसमें क्या क्या डिक्लेरेशन अडॉप्ट की गई थी? देखिए, आपके लिए थीम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसकी भी थीम दी गई है, थीम को तो आपको स्टडी कर ही लेना, याद कर लेना है। डिक्लेरेशन वगैरह मेंस परस्पेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो डिक्लेरेशन क्या था? क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई थी, एआई गवर्नेंस की बात की गई थी, हेल्थ इक्विटी और रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन आया था इस बार। आगे हम बात करें मेंबर्स की, तो देखिए ब्रिक्स की बात करिए तो ब्रिक्स में जो टोटल मेंबर्स है वो अभी है 11। इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडोनेशिया। अर्जेंटीना भी जुड़ने वाला था लेकिन उसने पहले से अपने आप को पीछे कर लिया, वो नहीं जुड़ेगा अभी। अगर हम 16th ब्रिक्स की बात करें तो वो हुआ था काजान, रसिया में। और अगला जो ब्रिक्स होने वाला है वो होने वाला है इंडिया में। देखिए, ब्रिक्स की हिस्ट्री की बात करें तो पहली ये ब्रिक था 2009 तक। और वो जो पहला जब समिट हुआ था ना, वो रसिया में हुआ था। बाद में इसे ब्रिक्स बनाया गया क्योंकि 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ जाता है और ये ब्रिक्स में तब्दील हो जाता है। इस बार का 17 था और थीम भी आपको याद रखना है। अगला बात करेंगे हम G7 समिट के बारे में। तो G7 जो इस बार हुआ वो 51st G7 था। इसके पहले 50वां कहाँ पर हुआ था? वह हुआ था इटली में। चलिए, तो G7 की बात करें तो इस बार जो G7 हुआ था वो हुआ था कनास्किस, अल्बर्टा, कनाडा में। देखिए, नाम थोड़ा टफ है तो देखिए नाम में ही कनाडा के जैसा जुड़ा हुआ है, कनाना। तो कनाडा आप याद कर सकते हैं, अल्बर्टा कनाडा। जून में हुआ था। अगर मेंबर्स की बात करें तो 7 मेंबर्स हैं। यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। 2014 में रसिया को एक्सपेल कर दिया गया था क्योंकि रसिया ने क्रीमिया को कब्जाने का दुस्साहस किया था, तो रसिया को एक्सपेल कर दिया गया था। इस बार अगर बात किया जाए तो बहुत सारा बात हो रहा था कि पीएम मोदी जाएंगे कि नहीं, क्योंकि इस बार का G7 समिट कनाडा में होने वाला था। लेकिन फिर भी पीएम मोदी को बुलाया गया और साथ में खास बात ये था कि यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन कमीशन जो है, उनके प्रेसिडेंट भी इस बार अटेंड किए थे। और खास बात ये भी है कि पीएम मोदी की बायलैटरल मीटिंग जो है कनाडा के पीएम जो कि मार्क कार्ने हैं उनके साथ हुई। अगर अगले G7 समिट की बात करें 52nd की, तो ये होगा ईवियन, फ्रांस में। देखिए, अगर थोड़ा सी हिस्ट्री की बात करें तो इसे पहले G6 कहा जाता था 1975 तक, क्योंकि उस वक्त एक ऑयल क्राइसिस हुआ था। तो एक 6 कंट्री का ग्रुप बना था जिसे G6 कहते थे। बाद में 1976 में कनाडा जुड़ जाता है और ये G7 बन जाता है। उसके बाद ये G8 में तब्दील हो जाता है 1998 में, जब रसिया इसमें ऐड हो जाता है। और बाद में 2014 में हम देखते हैं कि रसिया इस ग्रुप से रसिया को हटा देता है जब रसिया ने क्रीमिया को कब्जा लेता है। तो ये थी बेसिक हिस्ट्री G7 की। आगे हम बात करेंगे नाटो समिट की, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्योंकि रसिया का सारा मुद्दा नाटो से ही जुड़ के ही चल रहा है। तो नाटो समिट की बात करें तो नाटो समिट जो इस बार का हुआ वो हुआ था हैग, नीदरलैंड में। क्या खास बात हुई इस बार? तो इस बार खास बात, जो सभी कंट्री थे ना, उन्होंने एग्री किया टू इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग टू 5% ऑफ जीडीपी। ये बात हुई और सभी कंट्रीज ने, नाटो की सभी कंट्रीज ने इस बात को माना। अगर हम 2026 की समिट की बात करें तो अगला जो समिट होने वाला है वो अंकारा, टर्की में होने वाला है। और 2026 से 2030 तक एक कॉमन फंडिंग किया जाएगा, कॉमन फंडिंग रिसोर्स प्लान बनाया गया है। एक फ्यूचर फोर्सेस इवेंट होगा 2026 में। और फॉरेन मिनिस्टर्स का इनफॉर्मल मीटिंग जो है वो होगा हेल्सिंगबर्ग, स्वीडन 2026 में। ये सारे पॉइंट्स को आपको देख लेना है, मेंस में आप इसे आंसर काफी अच्छा तरीके से लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं नाटो के बारे में। देखिए, नाटो की बात करें तो ये बना कब था? ये बना था 4 अप्रैल 1949 को। अभी इसमें 32 कंट्रीज हैं। और इसमें एक आर्टिकल है, वो है आर्टिकल नंबर 5। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इसी आर्टिकल के तहत कहा जाता है कि नाटो के किसी मेंबर पर अगर अटैक होता है तो वह अटैक सभी पर है। अगर फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो 12 कंट्रीज इसके फाउंडिंग मेंबर थे, जिसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूके और यूएसए। ये सारे कंट्रीज फाउंडिंग मेंबर्स थे। थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि नाटो कंट्री जो है, जो रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो वो है नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और पोलैंड। ये सारे कंट्रीज वो हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इन पॉइंट को भी आपको देख के रखना है। आगे हम बात करेंगे एशियन समिट की। तो इस बार का जो एशियन समिट था वो था 46 एशियन समिट। ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कुआलालंपुर, मलेशिया में। थीम क्या था? थीम था इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। हेडक्वार्टर की बात करें एशियन समिट की, मतलब एशियन के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है जकार्ता, इंडोनेशिया की।
अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इस्टेब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1967 को। टोटल मेंबर्स की बात करें तो 10 मेंबर्स हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार। तिमोर लेस्ले कंट्री है जो हो सकता है कि अब ज्वाइन कर ले, बात चल रही है। तो ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एशियन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत एशियंस कंट्री, जो एशियंस में जितने भी कंट्री आती है वो सारा हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एशियन ग्रुप में जुड़ा हुआ है। आगे बात करेंगे एससीओ समिट को लेकर के। तो इसको लेकर के बहुत सारी बात हुई थी जब डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी और राजनाथ सिंह ने वो जो साइन करने से मना कर दिया था ज्वाइंट डिक्लेरेशन को, क्योंकि पहलगाम अटैक के लिए बात नहीं हुआ किया गया था उसमें। तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम एससीओ समिट की बात करें तो 22nd एससीओ का डिफेंस मिनिस्टर समिट था, कंफ्यूज नहीं करना है। एक होता है मेन एससीओ समिट जो कि 25वां होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, और पीएम मोदी शायद चले ही जाएंगे। जब डिफेंस मिनिस्टर की समिट हुई थी तो हो सकता था पीएम मोदी नहीं जाने वाले थे क्योंकि वहां पर पहलगाम अटैक की बात नहीं की गई थी। लेकिन अब जी जैसा कि जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है तो मान के चलिए कि पीएम मोदी जाएंगे। तो ये वो होगा 25वां एससीओ समिट। ये मैं बात कर रहा हूँ 22nd एससीओ डिफेंस मिनिस्टर के समिट की। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था क्विंगडाओ चाइना में। राजनाथ सिंह, यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया था क्योंकि पहलगाम अटैक के बारे में यहाँ बात नहीं किया गया था। आगे हम बात करेंगे 25वां जी एससीओ समिट की। तो ये भी चाइना में होगा, 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में होने वाला है। कहाँ पर होगा? तियानजिन चाइना में। थीम क्या रहेगा? अपहोल्डिंग द संघाई समिट, एससीओ ऑन द मूव। अच्छा, अब थोड़ा सा एससीओ के बारे में बात कर लेते हैं। मान के चलिए इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा क्योंकि एससीओ बहुत ज्यादा न्यूज में रहने वाला है अभी। अगर हम एससीओ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसे फाउंड किया गया था 2001 में। कहाँ पर? तो जो कंट्रीज थी जो कि फाउंडिंग मेंबर्स में थी वो कजाकिस्तान थी, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। ये सारी कंट्रीज फाउंडिंग मेंबर्स थी। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में फाउंडिंग मेंबर्स 2017 में जुड़ जाते हैं एससीओ के साथ। अगर एससीओ की बात करें तो वर्ल्ड का 40% ग्लोबल पॉपुलेशन यहीं पर है, 20% ग्लोबल जीडीपी है, और 22% लैंड ऑक्यूपाई अकेला एससीओ करता है। टोटल 10 मेंबर्स हैं। ईरान और बेलारूस एक न्यू मेंबर है जो अभी जुड़े हैं, तो न्यू मेंबर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। अगला बात करते हैं यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 के बारे में। तो ये हुआ था कहाँ पर? तो ये हुआ नाइस, फ्रांस में। थीम था कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन। फ्रेंच पोलिनेशिया प्लेज किया है टू क्रिएट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मराइन प्रोटेक्टेड एरिया। कोरल बॉन्ड की बात की गई है इंडोनेशिया और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस की बात की गई है। 3 क्राइसिस है जो हमें दिखता है, एक तो क्लाइमेट चेंज, दूसरा बायोडाइवर्सिटी, तीसरा पॉल्यूशन। और गोल क्या है? तो गोल है सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 14। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल 17 है, जिसमें से यहाँ पर बात किया गया है गोल नंबर 14 को। 14 क्या था? लाइव बिलो वाटर। ऐसे भी ओशन का कॉन्फ्रेंस है तो पानी को लेकर बात की जाएगी। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला गोल था नो पॉवर्टी को लेकर के, कि पॉवर्टी को खत्म करना है। दूसरा है जीरो हंगर। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल्थ बिंग। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा जेंडर इक्वालिटी। छठा क्लीन वाटर और सैनिटेशन। सातवां एफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। और उसके बाद अगर हम बात करें 13th की तो वो क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। और 14वां तो मैंने देख लिया, लाइफ बिलो वाटर की बात की जा रही है। और 15 जो है वो है लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑन लैंड की। तो ये था आपका ओशन समिट को लेकर के। अगला हम बात करेंगे 70th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ये हुआ है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में, और थीम था वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। फर्स्ट सागर माथा समिट 2025। देखिए सागर माथा का मतलब होता है माउंट एवरेस्ट। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। तो पहला सागर माथा समिट हुआ 2025 में, काठमांडू, नेपाल में। थीम था क्लाइमेट चेंज और माउंटेन। और भी कुछ था तो मैंने इतना ही लिखा है आपके लिए। 9th आ जाता है सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक समिट कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ बैंकॉक, थाईलैंड में। थीम था प्रोस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। पीएम मोदी रिसीव्ड अ वर्ल्ड ट्री पिताका सजया फोनेटिक एडिशन फ्रॉम थाई पीएम। थाई पीएम ने एक त्रिपिताका दिया था पीएम मोदी को। इंडिया की इनिशिएटिव की बात करें तो इंडिया की इनिशिएटिव बहुत कुछ खास थी, और ये बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो इंडिया की इनिशिएटिव थी इसमें था इंडिया ने लॉन्च्ड बोधि प्रोग्राम टू ट्रेन 300 यूथ्स, स्कॉलरशिप इन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एट नालंदा यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे आकर के। और बिम्स्टेक के एनर्जी सेंटर बनाने की बात हम लोगों ने की है बेंगलुरु में। और बिम्स्टेक की गेम्स स्टार्ट होगी 2027 से। थोड़ा सा बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसकी स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ये 1997 में स्टैब्लिश हुआ था।
बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड, ये सारे कंट्रीज ने मिलकर जिसे स्टैब्लिश किया था। और न्यू चेयरमैन की बात करें तो बांग्लादेश अभी 2 साल के लिए बिम्स्टेक का चेयरमैन है। अच्छा, इसमें एक मीटिंग होती है जो है थर्ड बिम्स्टेक एग्रीकल्चरल मिनिस्टर मीटिंग, ये भी काठमांडू नेपाल में हुई थी इस बार। अगर हम वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 की बात करेंगे तो ये हुआ था रॉटरडैम नीदरलैंड्स में। और इसके बाद बात करेंगे ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट, ये हुआ है दुबई यूएई में। तो इन सारे पॉइंट्स को याद कर लेना आपको। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप मेरे करंट अफेयर्स को लेना चाहते हैं, ये मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सभी बुक्स को रेफर करने के बाद आपके लिए बनाया है। तो आप चाहे तो मेरे करंट अफेयर्स को रेफर कर सकते हैं आसानी से। मैंने बहुत कम कॉस्ट रखा है आपके लिए। आप चाहे तो ज्वाइन कर ले, आप मुझे मैसेज करें और ज्वाइन आप कर सकते हैं। मात्र आपको 89 रुपीज़ में आपको सारे करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। साथ में मैं बीपीएससी के भी सारे करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप देखिए और कोशिश कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है मेरे करंट अफेयर्स तो आप पढ़ के देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि मैं कितने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया हूँ। अगला आ जाता है हमारा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025। ये हुआ था बार्सिलोना स्पेन में। और यहाँ पर जो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया है उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। आगे बात करते हैं 8 इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है 2025 का, ये हुआ था मस्कट ओमान में। थीम था वॉइस टू न्यू हॉरिजन्स इन ऑफ मेरीटाइम पार्टनरशिप। एस जयशंकर ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करें नाइन्थ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 की। तो देखिए, अगर हम नाइन्थ ग्लोबल समिट टेक्नोलॉजी समिट की बात करें तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में इस बार। और थीम था संभावना, मतलब कि पॉसिबिलिटीज। यहाँ पर पीस चार्टर का बात किया गया था, टाइटल्ड अ लव लेटर टू ह्यूमैनिटी। लॉन्च यहाँ पर एक लॉन्च किया गया था, आई एम अ पीसफुल पीस कीपर मूवमेंट लॉन्च किया गया था यहाँ पर। तो ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम बात करेंगे 24th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की। ये भी हुआ था हमारे न्यू दिल्ली में। और थीम था पार्टनरशिप फॉर एक्सलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जो भी समिट अगर इंडिया में होता है ना, इंटरनेशनल समिट, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके थीम्स को भी आपको स्टडी कर लेना है, क्योंकि थीम से भी क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड बाय टेरी, टेरी का फुल फॉर्म क्या है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। और इनोग्रेटेड बाय भूपेंद्र यादव, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आगे हम बात करेंगे फोर्थ इंडिया यूके एनर्जी डायलॉग को लेकर के। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इंडिया और यूके का एनर्जी डायलॉग पर बहुत सारे बात किए जा रहे हैं। तो फोर्थ इंडिया यूके एनर्जी डायलॉग न्यू दिल्ली में हुआ और लॉन्च इंडिया यूके एस्पायर प्रोग्राम। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एस्पायर प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो इंडिया और यूके के एनर्जी डायलॉग से रिलेटेड है। आगे बात करेंगे एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। और ये एक अलग तरह का मीटिंग था जिसमें कि प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म को लेकर ना बहुत सारे कंट्री साथ आए थे, प्लस एशियन कंट्री भी साथ आई थी। और यहाँ पर एक बात हुआ था टेररिज्म को लेकर के। तो ये हुआ था न्यू दिल्ली, को चेयर किया था मलेशिया के साथ। 2024 से 27 साइकिल तक न्यू दिल्ली मतलब इंडिया और मलेशिया साथ में रहेगा। इसमें कुल मिला के 18 मेंबर्स आए थे, 10 एशियन कंट्री और 8 अदर कंट्रीज भी। वो 8 कंट्री है, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, रसिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आगे हम बात करेंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025। ये हुआ दुबई में और थीम था शेपिंग फ्यूचर फ्यूचर गवर्नमेंट्स। आगे बात करेंगे 11th D8 समिट। D8 का मतलब क्या होता है, डेवलपिंग 8 समिट। ये हुआ था कायरो इजिप्ट में। मेंबर्स थे बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड टर्की। ये स्टैब्लिश हुआ था 1997 में बाय इस्तांबुल डिक्लेरेशन। अब पाकिस्तान कैसे डेवलप करेगा ये कोई नहीं जानता है, और उससे बुरा हाल तो बांग्लादेश का होने वाला है। खैर, आगे देखते हैं एआई एक्शन समिट। ये हुआ था पेरिस फ्रांस में, को चेयर्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस। ऐसे समिट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसमें इंडिया ने को चेयर किया है। पीएम मोदी रिकॉल्ड सावरकर्स करेजियस एस्केप फ्रॉम ब्रिटिश कस्टडी एट मार्सिले फ्रांस। देखिए, वहाँ के फ्रांस का एक जेल था, वहां से सावरकर जी ने बहुत अच्छे तरीके से एस्केप किया था। तो मोदी जी ने इस समिट में जाकर के सावरकर जी के उस बहादुरी के बारे में भी जिक्र किया था। तो इसलिए खास हो जाता है। और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि सावरकर जी भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मोदी जी कुछ बोल दे और वो इंपॉर्टेंट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। अगला हम बात करने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग 2025, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये हुआ था दावोस क्लॉस्टर स्विट्जरलैंड में। थीम की बात करें तो कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो देखिए इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो देखिए 1971 में ना क्लाउस स्कॉब, इन्होंने यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम को फाउंड किया था। मतलब ये पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं था, ये था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। बाद में 1987 में ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बन जाता है।
और ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बन के बैठा हुआ है ना, इसका दर्जा इसे 2015 में मिला। हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कुछ रिपोर्ट्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिए जाते हैं और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। तो देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो रिपोर्ट दिए जाते हैं वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इंडेक्स और ग्लोबल आईटी रिपोर्ट। देखिए, मेरे करंट अफेयर्स से आपको यही फायदा है कि मैं उन टॉपिक्स के इन डेप्थ एनालिसिस को भी यहाँ आपको प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना, और आप मतलब एक टॉपिक कर रहे हैं तो उसका भी हिस्ट्री आपको पता चल जाए, ताकि जो ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं वहां पर भी आप उसे सॉल्व कर लें। अगला आता है यूएनसीसीडी कॉप 16। अब देखिए, सीसीडी का मतलब है कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसका 16वां संस्करण कहाँ हुआ था? रियाद, सऊदी अरेबिया में। अगर यूएनसीसीडी की बात करें तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1994 में, और ये लीगली बाइंडिंग है। लीगली बाइंडिंग का मतलब है कि जो इसके द्वारा बोला जाएगा वो कंट्री को मानना पड़ेगा, कंट्री कोशिश करेगी उन बातों को फुलफिल करने के लिए। ये लीगली बाइंडिंग है और 196 कंट्री हैं इसमें जुड़े हुए, साथ में यूरोपियन यूनियन भी है। अगला जो कॉप 17 होगा वो होगा मंगोलिया में, 2026 वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वह 19th G20 2024 का। देखिए, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में, नवंबर 2024 में। थीम क्या था? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानट। याद कर लेना है, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानट। अगर बात करें G20 में तो 19 कंट्रीज आती है, यूरोपियन यूनियन आता है और साथ में अफ्रीकन यूनियन भी आता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, अब अफ्रीकन यूनियन भी G20 का पार्ट है। ये कब जुड़ा था? तो ये जुड़ा था जब इंडिया में G20 समिट हुई थी ना, तब ये इंडिया में जुड़ गया था। तो पार्टिसिपेंट्स ये सारे कंट्रीज थे। कुछ आउटकम्स यहाँ से आया, तो आउटकम क्या आया? ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, प्रोपोज इंक्लूजन ऑफ न्यू 18th SDG। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो यहाँ पर बात किया गया G20 में कि हम एक नया सस्टेनेबल गोल्स को ऐड करेंगे, जो है 18th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये क्या होगा? ये होगा इथनिक रेशियल इक्वालिटी पर। तो 18वां होगा इथनिक रेशियल इक्वालिटी पर। पता नहीं इस पे अमेरिका कैसे काम करेगा क्योंकि वहां पर तो बहुत ज्यादा रेशियल प्रॉब्लम चलती रहती है। चलिए, और यहाँ पर बात किया गया सपोर्टिंग कॉप 29 में बाकू। तो आपके लिए बस इंपॉर्टेंट है थीम, कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, और साथ में 18 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम G20 की बात करें तो इसे फाउंड किया गया था 1999 में, लेकिन पहले जब इसे बनाया गया था ना, उस समय यहाँ पर कोई भी हेड ऑफ द स्टेट आके नहीं मिलते थे। बाद में 2007 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो सभी हेड ऑफ द स्टेट उसके बाद मिलना स्टार्ट कर देते हैं। शुरू का 2 बार तो अमेरिका में हुआ, बाद में ये चारों ओर होने लगा, और अभी तक इसका कोई भी फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है। अगर 2023 के समिट की बात करें तो इंडिया ने इसे होस्ट किया था, और थीम की बात करें तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इसी बार हुआ था कि ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन, अफ्रीकन यूनियन फुल मेंबर बन गया था। तो ये पॉइंट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कंट्रीज की बात करें तो मैं कंट्रीज बता देता हूँ: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन, और अब है अफ्रीकन यूनियन भी। खास बात यह है कि वर्ल्ड का 85% वर्ल्ड का जीडीपी और 75% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड G20 कंट्रीज करती है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने लिखा है ना, ये पॉइंट को याद कर लेना है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन टिपिकल बनाया जाएगा तो इन पॉइंट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाएगा वहां से। आगे हम बात करते हैं ग्लोबल मीडिया कांग्रेस 2024 के। तो ये हुआ अबू धाबी, यूएई में। थीम था शेपिंग फ्यूचर मीडिया। पता नहीं मीडिया कैसे शेप होगा इंडिया का, जो कि इतना ज्यादा बेकार है। खैर, आगे हम बात करते हैं 8 फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव 2024। ये भी हुआ था रियाद, सऊदी अरेबिया में, ऑर्गेनाइज्ड बाय FII। इसमें पीयूष गोयल जो है ना, उन्होंने अटेंड किया था। और थीम की बात करें तो इन्फिनाइट हॉरिजन्स, इन्वेस्टिंग टुडे, शेपिंग टुमारो, ये थीम था। एशिया क्लीन एनर्जी समिट जो हुआ था वो हुआ था सिंगापुर में, तो ये भी आपको याद कर लेना है। आगे हम बात करते हैं कॉप 16। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कॉप 16 जो है वह कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये हुआ था काली कोलंबिया में, ठीक है। लेकिन बाद में वहां रोक दिया गया था, रिज्यूम करके कंप्लीट किया गया था रोम, इटली में, फरवरी 2025 में। थीम था पीस विथ नेचर। इंडिया ने कुछ कमिटमेंट यहाँ पे दिखाए थे। इंडिया ने बोला था कि मैं हम कुछ अपने तरफ से काम करेंगे। तो इंडिया ने बोला कि हम 23 न्यू बायोडाइवर्सिटी टारगेट बनाएंगे, और हम 50% इन्वेसिव एलियन स्पीसीज को कट करने की कोशिश करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे। साथ में कंजर्व करेंगे 30% ऑफ द नेचुरल एरियाज। देखिए, अगर आप कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें ना,
तो ये एक बाइंडिंग इन नेचर है और 196 पार्टीज है, मतलब 196 कंट्रीज हैं जो कि इसे मानती है, और ये भी बाइंडिंग इन नेचर है। सीबीडी करता क्या है? तो ये करता है कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात करता है, नेचर को कंजर्व करने की बात करता है। यहाँ पर जो टर्म्स है ना, वो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात की जाती है सीबीडी में, और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, ये पॉइंट से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज की बात किसमें की गई है? तो ये बात की गई है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। सेक्रेटेरिएट की बात की जाए तो मॉन्ट्रियल कनाडा में सेक्रेटेरिएट है इसकी। अच्छा, जब भी हम सीबीडी की बात करेंगे तो दो प्रोटोकॉल तो हमें पढ़ना ही है, पहला है कार्टेजेना प्रोटोकॉल, दूसरा नगोया प्रोटोकॉल। अगर कार्टेजेना प्रोटोकॉल की बात करें तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल बात करती है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, 2003 में आई थी ये। और नगोया प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पर बात किया गया था फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज 2010, जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा जो भी शेयरिंग होगी उसे फेयर और इक्विटेबली सारे कंट्रीज के बीच में बांटा जाएगा। अच्छा, अभी हाल में एक यहाँ पर कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाया गया, ये क्या है? तो ये है मल्टीलेटरल ट्रीटी एम्ड एट हील्डिंग एंड रिजर्विंग एंड रिवर्सिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस ग्लोबली बाय 2023। मतलब देखिए, जो भी बायोडाइवर्सिटी की लॉस हुई है ना, उसे हम वापस करने की कोशिश करेंगे। तो ये था कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। देखिए, थोड़ा सा ये टर्म्स हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन जब आप पीडीएफ निकाल कर इसे स्टडी कीजिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें लगता है कि पेपर टफ आया है, लेकिन चीज यही रहता है आपके लिए। आगे हम बात करेंगे यूएनएफसीसीसी के, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये COP29 है और ये हुआ था बाकू अजरबैजान में। अच्छा, यहाँ की कुछ हाईलाइट थी। हाईलाइट क्या है? यहाँ पर बात किया गया कार्बन मार्केट एग्रीमेंट की, मतलब कंट्री टू कंट्री ट्रेड की बात की जाती है, कंट्री के बीच में कार्बन को लेकर के ट्रेड की बात कही। यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन हुआ था, वो डिक्लेरेशन था ऑन रिड्यूसिंग मीथेन। देखिए, इंडिया ने इसे साइन नहीं किया, इंडिया सिग्नेटरी है भी नहीं, क्योंकि हमने कभी उतना ज्यादा इंडस्ट्रियल लेवल पर कार्बन या मीथेन को प्रोड्यूस किया ही नहीं है, क्योंकि कंट्रीज ने पहले ही डेवलपमेंट कर लिया और बहुत सारे मीथेन और कार्बन को इन्वायरमेंट में चारों ओर छोड़ करके पॉल्यूट कर दिया है अमेरिका जैसे कंट्री ने और चाइना जैसे कंट्री ने। तो इंडिया अभी तक उस लीग में आया भी नहीं है, इसीलिए इंडिया ने कभी इसकी सिग्नेटरी इंडिया बना ही नहीं। आगे हम बात करेंगे, यहाँ न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल की बात की गई, जिसमें कहा गया कि $300 बिलियन पर ईयर 300 बिलियन 2035 से सारे जो डेवलप्ड कंट्री है ना वो देंगे, लेकिन इंडिया ने इसे बॉयकॉट किया, इंडिया ने रिजेक्ट किया। इंडिया ने कहा कि जितना ज्यादा इन्वायरमेंट को डैमेज कर दिया गया है कि कम से कम 1.3 ट्रिलियन एनुअली पे करना चाहिए सारे डेवलप्ड कंट्रीज को, तब जाकर के मैटर कंपनसेट होगा। तो इसीलिए इंडिया ने इस बात को बॉयकॉट किया। जब बाकी कंट्रीज ने कहा कि हम सिर्फ $300 बिलियन देंगे ईयरली, तो इंडिया ने कहा कि नहीं, कम से कम 1.3 ट्रिलियन चाहिए, तभी एक बात बनेगी। यहाँ पर लॉन्च किया गया बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फंड की और फ्रेमर्स इन पार्टनरशिप विद FAO। तो ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, बस आगे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 1992 में साइन किया गया था, फोर्स में आ जाता है 1994 में। और इसकी सेक्रेटेरिएट की बात की जाए तो वो है बॉन, जर्मनी। याद कर लेना इन पॉइंट्स को, क्वेश्चन आते हैं। आगे बात करेंगे एपेक समिट 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और अब तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया जब ट्रंप ने अपना असली चेहरा दिखाया, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। एपेक समिट की बात करें तो फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये हुआ था लीमा पेरू में। थीम था एम्पावर इंक्लूड ग्रो। अगला जो समिट होगा वो होगा साउथ कोरिया में। एपेक की बात करें, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर की, जो 1989 में बनाया गया था। फोकस एरिया क्या था यहाँ पर? तो ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर के इसे बनाया गया था। टोटल 21 कंट्रीज आ जाती हैं इसमें। इंडिया ऑब्जर्वर है, मेंबर नहीं है। इंडिया और एपेक, आज इंडिया का नीड एपेक क्यों है? इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एपेक कंट्रीज में 47% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड यहाँ से होकर गुजर रही है। वर्ल्ड जीडीपी का 60% जीडीपी यहाँ पर मौजूद है, और नेचुरली ये हमारे लिए, हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात आएगी, या फिर आप मेंस के आंसर को लिखेंगे ना, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ आप एपेक समिट को भी जोड़िएगा या एपेक को भी जोड़िएगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन को भी जोड़ के देखिएगा, तब आपका आंसर काफी एनरिच दिखेगा। आगे हम बात करते हैं 7th इंटरनेशनल सोलर असेंबली। अब ये हुआ न्यू दिल्ली में, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के इंडिया प्रेसिडेंट है अभी सोलर असेंबली का, और फ्रांस वाइस प्रेसिडेंट है 2024 से 2026 तक। एक रिपोर्ट दिया जाता है इसके द्वारा, वह वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट। देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसे 2015 में बनाया गया था मोदी जी और फ्रांस के प्रेसिडेंट के द्वारा।
इसकी विजन की बात करें तो विजन है लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। हेडक्वार्टर की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुरुग्राम, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये पॉइंट्स आपको याद करना है। आगे हम बात करते हैं 27th कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की। तो देखिए, ये हुआ था इस बार एपीएस समोआ में, होस्टेड विद सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने सपोर्ट किया था, क्योंकि जो एपीएस समोआ है ना, ये एक पैसिफिक आइलैंड कंट्री है। थीम की बात करें तो वन रेजिलिएंट कॉमन फ्यूचर थीम था। अगला जो समिट होगा वो होगा एंटीगुआ एंड बारबुडा में। कॉमनवेल्थ कंट्रीज की बात करें तो ये सारे कंट्रीज जो कि ब्रिटिश की कॉलोनीज थे, उसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा जाता था। स्टार्ट करने की बात की जाए तो 1926 में स्टार्ट किया गया था। टोटल 56 मेंबर्स हैं। लेकिन जहां से मूल रूप से कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह स्टार्ट हुए वो हुआ था लंदन डिक्लेरेशन से, जो हुआ था 1949 में। आगे हम बात करेंगे 9th AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग। AIIB का मतलब होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। देखिए, ये हुआ था समरकंद, उज्बेकिस्तान में। निर्मला सीतारमन जी अटेंड की थी। थीम था बिल्डिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। AIIB की प्रेसिडेंट की बात की जाए तो जिन लेंगुन, जो कि चाइना के हैं, और हेडक्वार्टर इसका बीजिंग है। अच्छा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो तो अभी बीजिंग में है, लेकिन इसे स्टैब्लिश किया गया था 2016 में। और टोटल 109 मेंबर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो ये पॉइंट्स भी देख लेना आपको। 21st एशियन इंडिया समिट, ये 19th ईस्ट एशिया समिट है। ये हुआ था वियंतियान लाओ पीडीआर में। मोदी जी अनाउंस 10 पॉइंट प्लान इंक्लूडिंग 2025 एशियन इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि 2025 एशियन इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म कहाँ पर बात किया गया था, तो ये हुआ था 21st एशियन इंडिया समिट में। तो ये बात मोदी जी के द्वारा किया गया था। अगला आ जाता है 4th इन पर्सन क्वाड लीडर समिट 2024। ये इन पर्सन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब कोविड-19 था तो अ, एक दो बार तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा क्वाड समिट को कंक्लूड किया गया था। इसलिए 4th इन पर्सन। और अगर बोला जाए क्वाड समिट का तो छठा क्वाड समिट है, इस पॉइंट को भी याद रखना है। इन पर्सन अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 4th है, और अगर नॉर्मली क्वाड समिट की बात की जाए तो 16 क्वाड समिट है। ये हुआ था विल्मिंगटन, डिलावेयर, यूएसए में। क्वाड की बात की जाए तो ये है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें 4 कंट्री आती हैं। 4 कंट्री का नाम कौन सा है आपको याद होना चाहिए। पहला है इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड अभी गड़बड़ाना स्टार्ट हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप जी के कारण। यहाँ पर बात की जाती है रीजनल सिक्योरिटी की, इकोनॉमिक कॉपरेशन की, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सिक्योरिटी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, डेवलपमेंट की, सप्लाई चेन रेजिलियंस की। इंडिया के लिए खास इसलिए था क्योंकि यहाँ पर खुले तौर पर इंडो पैसिफिक की बात की जा रही थी, क्योंकि चाइना जो है, चाइना के खुले तौर पर कहना था कि हम किसी इंडो पैसिफिक को या फिर इंडियन ओशन को हम नहीं मानते हैं। ये चाइना का कहना था। लेकिन इंडो पैसिफिक होगा और इसे इंडियन ओशन ही कहा जाएगा, इस बात पर जोर क्वाड के द्वारा दिया गया, और कहीं ना कहीं वो इंडियन ओशन है ही। अगर इसके फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसे फॉर्म किया गया था 2007 में, प्रोपोज्ड बाय शिंजो आबे जी, जिन्हें 2022 में असैसिनेट कर दिया गया था शिंजो आबे जी के द्वारा। और ये काफी फ्रेंडली थे इंडिया के लिए, शिंजो आबे जी। तो इनके द्वारा इसे प्रपोज किया गया था 2007 में। और पहला क्वाड टॉक्स 2017 में हुआ था, जब पहले बार सारे कंट्रीज आए थे और क्वाड टॉक्स किए थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट था। और यहाँ से आपका सारा का सारा इंटरनेशनल समिट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेशनल समिट को स्टडी करेंगे। ज़्यादा नहीं है, 15-16 नेशनल समिट है, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक टॉपिक है, लेकिन मैंने जिस कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट किया है ना, यहाँ से आपके 2 से 3 सवाल आने वाले हैं, क्योंकि मैंने हर टॉपिक का इन डेप्थ एनालिसिस किया। चाहे आप ब्रिक्स को पढ़ लें, G20 को पढ़ लें, G7 को पढ़ लें, नाटो को पढ़ लें, एशियान को पढ़ लें, बिम्स्टेक को पढ़ लें, सीबीडी को पढ़ ले, हर टॉपिक को मैंने इन डेप्थ कंप्लीट किया है। और मैं इसी तरीके से सारे करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप चाहें तो मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और मैं धीरे धीरे आपको सारे करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। और सारा करंट अफेयर्स काफी कॉम्प्रेसिव होने वाला है। मैं एक प्लेस भी नहीं छोड़ूंगा कि आपका कोई भी करंट अफेयर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से छूट जाए। ऐसी बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट आईक्यू को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।